कमियां आ रही तो थी। आप कमियां ऐसा नहीं था पुष्कर, यदि मैं इस बात को आगे बढ़ाऊं तो कमियां ऐसा नहीं था कि नहीं आ रही थी। सबको पता था देवेंद्र फडणवीस और विनोद तावड़े के बीच किस प्रकार का अंतर्द्वंद चल रहा है। सबको पता था देवेंद्र फडणवीस जो इस वक्त महाराष्ट्र के बड़े नेताओं में से एक हैं, वो अजित पवार की एंट्री के खिलाफ कितने थे। देवेंद्र फडणवीस थे जिन्होंने अजित पवार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ था, और इसीलिए विनोद तावड़े को दिल्ली बुला लिया गया। सबको पता था। पहली बार ऐसा हो रहा था पुष्कर कि बीजेपी संघ की खुशी नाखुशी छोड़िए, बीजेपी के सामने संघ की नाखुशी से बड़ी चुनौती थी भीतरघात की चुनौती। भीतरघात की चुनौती बड़ी थी। और अनुपम जी, मैं आप पास आऊंगा। एक एक लाइन खाली आपके टिप्पणी पे जोड़ दूं मैं। जो आपने कहा कि वो सबों को पता था, मैं तो आपको कह रहा हूं कि महाराष्ट्र में पूरा जो प्रकरण घटा, जी जी, महाराष्ट्र में बीजेपी सिंगल डिजिट पे रहेगी, ये बात तमाम जो महाराष्ट्र की राजनीति को हम लोग ध्यान से देख रहे हैं, उन सबों को कोई आश्चर्य वहां पे भी नहीं लगा। बिल्कुल बिल्कुल ये बातें बिल्कुल। सोचिए कि असली नकली का पूरा जो खेल खेला गया वहां पे, आप असली को जबरन नकली कह दीजिए और नकली को फिर कहिए जनता को कि आप उसी को असली मान लीजिए। नहीं, और इसके बाद इसके अलावा एक चीज और थी राहुल जी, जो वहां पे लोगों को पसंद नहीं आया। मुझे लगता है संघ पे भी हम ओवर डिपेंडेंस की बात करते हैं। जो जिस तरह से बीजेपी एक सत्ता लोभी पार्टी के रूप में आई कि साम दाम दंड भेद, जो आरोप आप कांग्रेस पे लगा रहे थे, हर काम वो आप करते नजर आए 2024 के चुनाव में। आपने पार्टियां तोड़ी, आपने अपने दल बदल किए, आपने हर उस आदमी को पार्टी ज्वाइन कराया जिसकी शुचिता पे, जिसके भ्रष्टाचार पे आप आरोप लगाते, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे बाकी जगह हो, और उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। दत्ता साहब 10 सेकंड में अगर आप ब्रजेश जी के किसी टिप्पणी पे। पुष्कर जी खाली एक लाइन में कह रहा हूं। आप बताइए, अभी महाराष्ट्र की जो सिचुएशन बने हुए हैं, महाराष्ट्र हरियाणा, ये दो ही मैं विधानसभा चुनाव ले रहा हूं, आप बताइए कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी ऊर्जा कैसे प्राप्त करेगी और विपक्ष ऊर्जा कैसे प्राप्त मैं करेगी? ये सवाल मैं पूछूंगा। एस के दत्ता साहब, आप 10 सेकंड में अगर कोई टिप्पणी करना चाहते हैं, मैं अनुपम जी से मुझे सवाल लेना है आगे जी। देखिए, यहाँ पे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी और संघ के अंदर समीक्षा तो होती है चीजों को लेके। कांग्रेस पार्टी में तो समीक्षा कभी नहीं होता है। सामाजिक समीक्षा भी हम लोग करते हैं, दत्ता जी, सार्वजनिक समीक्षा भी दिल हम लोग बहलाने करते को हैं, गालिब ख्याल और अच्छा है वाला संगठन सीन के है। समीक्षा तो कहीं नहीं अंदर होती भी हम लोग समीक्षा करते हैं। नहीं, यही सवाल आप कांग्रेस से क्यों नहीं पूछते? अरे भाई, कांग्रेस तो गिरी पाप कांग्रेस के खुद पार्टी ही से कह भी रहे कांग्रेस पूछिए ना मार्जिन में है। कि आप डिसाइड कर लीजिए आप कहना क्या चाह रहे हैं। 2019 के हार के बाद और 2014 अरे भाई, के हार इसीलिए के आप बाद उसे डायनेस्ट कह रहे थे ना, और कभी किस चीज के लिए समीक्षा डायनेस्ट हुई कह रहे है? थे आप? किस चीज के लिए उसे डायनेस्ट कह रहे थे? क्या वो घर से किसी के पैसे ले गई थी? अरे समीक्षा कौन इतनी बड़ी चीज हो? यही मोहन भागवत 4 महीने पहले समीक्षा क्यों नहीं कर पाए? हम लोग तो हारने के बाद तो हर आदमी ज्ञानी है। समीक्षा करते हैं और सार्वजनिक दत्ता जी मंच से भी समीक्षा सुनिए, करते हैं। हारने के बाद तो हर ये आदमी अंतर ज्ञानी है। है। यही ये 4 महीने अंतर पहले है बोल दोनों देते मोहन विचारधारा भागवत, में। जब ये अंतर मदरसा है दोनों मुसलमान विचारधारा में। मुजरा कांग्रेस में मंगलसूत्र कभी चल रहा समीक्षा था, नहीं होती है, तब समीक्षा दूसरे कहाँ थे पार्टियों में कभी मोहन भागवत समीक्षा की? नहीं होती है। भाजपा में, संघ में हमेशा समीक्षा होती है। विजय की भी वो मैं समीक्षा होती समीक्षा है, भी हार की मेरा भी सवाल समीक्षा होती है। ठीक है, समीक्षा है, बहुत बढ़िया है। समीक्षा होगी तो पार्टी अच्छा ही करेगी, अगर समीक्षा से सीखेगी तो। अनुपम जी, अगले 15 दिन बीजेपी के लिए बड़े हैं। नया राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको मिलना है, क्योंकि जेपी नड्डा आउटगोइंग प्रेसिडेंट अगर कह लें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि उनको एक्सटेंशन मिला हुआ है जब तक बस, और 30 जून से पहले नया मिलना है। क्या जो अब की प्रेसिडेंट आएगा बीजेपी का, उस पे कितनी छाप आप देख रहे हैं? जिस तरीके से संघ ने अब 4 जून के बाद अपने बयानों से, अपने लेखों से एसर्ट करना शुरू किया। वैसे आएगा कौन, सब तो मंत्री हो गए। सही बात है। मुझे मालूम था, इसीलिए मैंने ब्रजेश जी से नहीं पूछा, जो सबसे ज्यादा पार्टी को कवर किए हुए हैं यहाँ पे। इतने लोग लाइन में थे, सब तो मंत्री हो गए। मुझे अपना खुद जो एक, हालांकि जहाँ पे नरेंद्र मोदी डिसीजन लेते हैं वहां पे तकरीबन सबके कयास गलत साबित होते हैं, लेकिन मुझे अपना खुद को लगता है कि 2-3 महीने बाद आप अमित शाह को ही वापस अध्यक्ष बनते देखेंगे। और अमित शाह इकलौते आदमी हैं जिनको ये अलाउ किया जाएगा कि गृह मंत्रालय और अध्यक्ष ही दोनों रख लें। नहीं, सहकारिता भी उनके पास है। वो सहकारिता जो, बहरहाल तो मेरा अपना मानना है कि देखिए, एक छोटी सी बात समझें। मैं ईमानदारी से मानता हूँ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जीती नहीं है, भाजपा हार गई। इसको आप सोचे, नरेंद्र मोदी का वोट प्रतिशत 64 से गिर के 54 आ गया।
आपसे बेहतर तो वो शर्मा जीत गए अमेठी में। किशोरीलाल शर्मा। आपसे आपसे किशोरीलाल शर्मा जीत गए आपसे ज्यादा। हाँ, आप ज्यादा बाल जी। आप सोचे, मतलब किसी ने सोचा था कि एक खड़ाऊ पॉलिटिशियन नरेंद्र मोदी ज्यादा मार्जिन से जीत जाए? जो शख्स राहुल गांधी उत्तर प्रदेश छोड़ के भाग गए वो 4 लाख वोट से जीते, और जो आदमी गुजरात से उत्तर प्रदेश आया वो 1.5 लाख वोट से जीता। जब अरविंद केजरीवाल इनके खिलाफ खड़े हुए थे 2019 में या 2014 में, तो उसमें भी सारा विपक्ष एक हो गया था, लेकिन उससे ज्यादा विपक्ष को इस बार वोट मिला, 4.25 लाख वोट मिला। 5.25 लाख, बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, 4.25 लाख वोट मिला, तो कोई जीता नहीं है। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हारे हैं, ये लॉस्ट। इसको बात को माने आप। और जहां भी मैं जाता हूं वहां पे लोगों को अपना अपना कहना है, तो तमाम लोगों को तमाम तरह की एक, और Opinion. आज भी अगर मुझसे एक चीज पूछी जाए, एक चीज अगर मुझसे पूछी जाए कि साहब सबसे भारी क्या पड़ा, तो 400 पार वाला आ रहा है। वो आप बताओ पुष्कर भाई, मुझे इतने लोग मिले हैं, इतने लोग मिले हैं ब्रजेश भाई, आपको बता रहा हूँ, इतने लोग मिले हैं जो कहते हैं साहब हमने फलानी सीट पे भाजपा को वोट नहीं दिया, विभिन्न कारणों से अपनी जाति को या किसी को वोट दे दिया, बिल्कुल। ये सोचते हुए कि एक हमारी सीट चली जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या 400 तो आई है। ये एक हमारी नैरेटिव बाद सीट में चली बड़ा निकल के जाएगी। आया। मतलब नहीं, मतलब आप सुनो, शुरुआत में ये बात मजाक पे मैं ले रहा था, लेकिन सो मेनी पीपल आई कम अक्रॉस, वो एक ही बात कह रहे हैं, तो ये बात बड़ी अजीब सी लगती है। बहरहाल जीत हार अपनी जगह है। मेरा अपना मानना है कि जैसे मैंने कहा था कि आरएसएस को हक है भाजपा को नसीहत देने का, लेकिन हम पुरानी बात है ना साहब, वो कहते हैं पेरेंट्स के लिए भी कहा जाता था कि डांट फटकार अकेले में होती है, पब्लिक मंचों से नहीं होती। तो अगर वो गोविंदाचार्य ने मीडिया में अटल को मुखौटा कहा, या फिर आरएसएस संघ चालक ने सीधे सीधे अडवाणी पे प्रहार कर दिया मीडिया पर, अब ये पूरे भाजपा को नसीहत दे डाली, अहंकार 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 से शायद ही कोई इस बात को, अब बात मैं नरेंद्र मोदी के अहंकार की नहीं कर रहा हूँ, अहंकार में कर रहा हूँ सबका मैं देख रहा हूँ भाई। अब मुझे मेरे अपने इलाके में आप देख लें, जहाँ से मैं प्रयागराज में बैठा हूँ, यहाँ पे एक बगल में कौशाम्बी है, वहां से विनोद सोनकर हारे। विनोद सोनकर के 3 वीडियो मैं आपको भेज दे रहा हूँ, एक में ब्राह्मणों को गाली दे रहे, एक में ठाकुरों को गाली दे रहे, एक में बनियों को गाली दे रहे। तो ऐसे जैसे उन्होंने पूरा बीजेपी का वोट बैंक चुना और सबके लिए एक एक वीडियो जारी कर दिए। तो इसी तरह प्रतापगढ़ में संगम लाल गुप्ता का ये हाल है। तो एक अहंकार तो है, था और डेफिनेटली था, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि ये वो चीजें होती हैं, ये वो चीजें होती हैं जिनको आप अकेले में कहते हैं। राहुल गांधी से कोई नहीं कहता। आपने कभी किसी को, एक ममता बनर्जी को छोड़ दें, ममता बनर्जी तो उसके खिलाफ लड़ती नहीं, उन्होंने मेघालय तक जाके राहुल गांधी के खिलाफ लड़ा। बाकी आप देखिए, कोई नहीं कहता कि सब आपने दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव लगातार 3 बार हार के एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, आपका नाम गिनीज बुक में जाना चाहिए। इंडियन इलेक्टोरल एक्सरसाइज इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव राहुल गांधी लगातार 3 बार हारे, और मतलब 3 में से 1 बार वो 3 फिगर में नहीं पहुंचे। तो ये ठीक है। आप अभी आपने कहा था ना, एक दिल के खुश रखने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, तो ठीक है, आप खुश हो लें, आप खुश हो लें। अगर आपके पिछले 3 रिजल्ट मिलके 240 नहीं पहुंच रहे, तो आप खुश हो लें, उसकी बात नहीं है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि साहब आपकी जो कुछ भी आप कह रहे हैं, आपको हम एक ऐसी पार्टी है जो समीक्षा करते हैं, अच्छी बात है, मैं मानता भी हूँ कि बीजेपी समीक्षा करती है, लेकिन ठीक है, समीक्षा प्राइवेट में होती है, मंच लगा के और माइक लगा के नहीं होती। तो मंच ये थोड़ा माइक सा लगा के उमा भारती ने कर दिया था पहली बार 2004 में। पहली बार बीजेपी की कार्यकारिणी बैठक हो रही थी और कैमरामैन लगवाए गए थे। मेरा शुरुआती दौर था पत्रकारिता का। उमा भारती बयान दे दें, संजीव सोमगुआ बयान दे दें, बालियान बयान दे दें, वो मैटर नहीं करता। नहीं, उस समय उमा भारती थी 2004 में। भागवत बयान देते बहुत मैटर करता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। बहरहाल, जैसा कि मैंने कहा, उनको हक है, उन्होंने पहले जनसंघ को फिर बीजेपी को लिटरली बनाया, पाला पोसा, बड़ा किया उनके बैठ। लेकिन जहां मैं ये कहता हूं कि मोहन भागवत साहब को इस तरह पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए, मैं ये भी पूछता हूं, यार जेपी नड्डा 4 चरण चुनाव के हुए थे, 3 चरण बाकी थे, तो उन्होंने कह दिया वो अटल बिहारी को जरूरत थी, हमको तो नहीं। अब तो बात करने का अंदाज देखें, बिल्कुल अटल बिहारी को जरूरत थी आरएसएस को, नरेंद्र मोदी को जरूरत नहीं आरएसएस की। मतलब कहीं से, मतलब इवन आई वाज श्योर, हमें लगा कि कुछ, मतलब पहली बार जब मैं वो मुझे सोशल मीडिया लगता है 20 साल बाद दोहरा गया।
2004 में भी आगरा अधिवेशन बुलाया था आरएसएस ने, और अडवाणी जी गए थे, अटल जी ने साफ मना कर दिया था मैं नहीं जाऊंगा, और नतीजा ये हुआ 8 सीटों का अंतर रहा, बीजेपी सेकंड आ गई और कांग्रेस सरकार बना गई थी 151 पे। उसमें भी अटल जी ने जाकर बयान नहीं दिया था ना मंच पे कि मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ जेपी नड्डा मतलब मीडिया को एड्रेस कर रहे हैं कि नहीं, अटल और बिहारी दूसरी को चीज जरूरत- इसमें एक चीज अटल बिहारी की जरूरत होगी, नरेंद्र मोदी की नहीं है जरूरत। इसमें एक मतलब चीज और महत्वपूर्ण है कि जेपी नड्डा का कद और हैसियत इतनी नहीं है कि वो इस तरह का बड़ा बयान अपने से दे दें। अच्छा, मैसेज वहीं गया। मैं एक बात आपसे सबसे बड़ी पूछता हूं, बात यही है, मैं सबसे बड़ी बात यही है कि जेपी नड्डा ने बोला वो वही, और इस बयान को एट्रीब्यूट उन्हीं को किया गया जहां से निकला होगा नरेंद्र अनुपम मोदी। जी मुझे एक बात बताइए, नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये अलावा ये बात कोई नहीं कहता। एक मिनट, अगर जेपी नड्डा ने ये बात कही थी जो ब्रजेश जी ने कहा कि उसका काउंटर नहीं आया, सफाई नहीं आई, 4 लोग दे सकते थे ना केवल, या तो 2 पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह, या अमित शाह और खुद प्रधानमंत्री मोदी बोलते कि जेपी नड्डा ने गलत कर दिया। एक और तो कोई दे ही नहीं सकता था ना। पुष्कर भाई, मैं एक आखिरी बात जोड़ दूं इसको, आपके प्रोग्राम के टाइम खत्म भी हो रहा है। हाँ बिल्कुल। अरे गडकरी क्या सफाई देंगे? ऐसा कौन सा चुनाव जिसके पहले गडकरी का कोई बयान ना आता हो? मतलब गडकरी के तो हर बयान, वो तो अपनी बयान की सफाई देते रहते हैं। ऐसा कोई चुनाव नहीं जब गडकरी ने एक ऐसा विवादास्पद बयान ना दिया हो जिसकी उनको सफाई ना देनी पड़ी। चलिए, मैं एक दूसरी बात, अलाउ मी टू फिनिश एक चीज पर। मैं मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कभी सत्ता वत्ता में रही नहीं, कभी टूटी उटाई सरकार बना ली अटल बिहारी वाजपेयी ने, कभी सत्ता में रही नहीं, और पहली बार 10 साल से सत्ता में है। तो आपने क्यों सोच लिया कि जब कोई पार्टी सत्ता में रहती है तो एक जो सत्तागत जो तमाम दुर्गुण और जो प्रॉब्लम्स और अंतर विरोध और ईगो का टकराव और लोगों का स्वार्थ जो कि किसी भी पार्टी में आड़े आता है वो भाजपा में भी आ रहा है। आपको क्यों लगा भाई कि जो चीज बाकी पार्टियों में आती है वो भाजपा में नहीं आएगी? तो पहले कर लेते तो शायद ना ये चर्चा होती। विपक्ष में कर लेते। अरे भाई सत्ता में आए अभी 10 साल में कर लेते, हारते तो नहीं। वही तो इसके दत्ता साहब कह रहे हैं। राहुल जी, आपसे मैं जल्दी से पूछूंगा, ये जो कह रहे हैं अनुपम जी कि अंतर विरोध आते हैं, 10 साल की सत्ता, लगातार मजबूत सत्ता, किसी का साथ नहीं था और अब की भी आए, तो जब थोड़ा सा भी मौका मिला तो जो अंदर का मतलब कहते नहीं है बगावती सुर निकल आए। इसका कोई चुनावी इफेक्ट बहुत ज्यादा नहीं दिखाई पड़ेगा बाद में क्या, अगर अनुपम जी की बात को लें? अनम्यूट कीजिए अपने को। हाँ पुष्कर जी, देखिए 2-3 चीजों को बड़ा ध्यान देना पड़ेगा इस पूरे प्रकरण में, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के बीच की ये पूरी वार्तालाप हो रही है, इसमें कोई थर्ड पर्सन नहीं शामिल है। इसमें जो संगठन, मंत्री संगठन और संगठन, उनके बीच के ही ये द्वैत भाव सामने में आ रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, तो वो कहीं न कहीं क्या भारतीय जनता पार्टी पे सवाल पूछे जाएंगे कि आपने अहंकार में अपने ही मातृ संगठन को नजरअंदाज करने का प्रयास किया, उनके सुझावों को ना मानने का प्रयास किया। ये जो सवाल है, ये सवाल गंभीर सवाल है। तो मुझे लग रहा है कि इस प्रकार के सवाल अभी ऐसा नहीं है कि ये कोई प्रथम चैप्टर अभी शुरू हुआ है और वो हम लोग कोई आखिरी व्याख्या कर रहे हैं इसकी। इस प्रकार के अलग अलग बयान अभी पुष्कर जी और दिखेंगे। दूसरी चीज, उत्तर प्रदेश के चुनाव को मैं कहीं से भी नहीं मानता कि ये इसमें जो है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की जीत नहीं है। मैं डे वन से आपके यहाँ पे कह रहा हूं कि जब प्रथम, आप सोच के देखिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम चरण के 51 उम्मीदवारों की सूची जारी हुई थी, उसमें से 47 उम्मीदवारों को आपने सीधे सीधे रिपीट कर दिया था। क्या वो आपका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं था? तमाम आपके कैंडिडेट के प्रति एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर थे, लेकिन ये मान के चले थे कि हाँ मोदी जी हैं, योगी जी हैं, राम मंदिर का मामला है, सब चल जाएगा। दूसरी तरफ आप देखिए अखिलेश यादव के एक टिकट वितरण को लेके कि वो कितना सावधानी के साथ सब जगह टिकट वितरण हो रहा था। सावधानी से तो राहुल जी क्या कर रहे थे, एक सीट पे 6-6 बार कैंडिडेट चेंज हुए। अपनी नोएडा सीट जहां मैं बैठा हूं वहां भी 2 ही आदमी बीच में बार बार, कभी राहुल अवानक दे रहे थे, कभी महेंद्र सिंह नागर दे रहे थे, फिर राहुल अवानक कर दे रहे थे, फिर महेंद्र सिंह नागर कर दे रहे थे। 5,59,60,000 की हार हुई। ठीक है, देखिए एक लाइन में पूरा कर दूं। देखिए ये टिकटों की कहानी आपने तो एक जगह में आपने उदाहरण दे दिया नोएडा सीट का। नहीं तो मेरठ देख लीजिए, कई जगहों पे
अरे बधाई नहीं, दे मैं कह रहा हूं प्लीज। तमाम बधाई अपने ये- चाचा बाप बेटे नहीं मैं डिसाइड कह रहा कर रहे हैं, हूं, वो तो इसको जब नुकसान अच्छा नहीं होता है मिला। ना पुष्कर जी, सफलता पुष्कर ब्रजेश जी मैं की अगर इस पूरी लबलबावे आपके नहीं, नहीं, आपके डिबेट में मैं पहले भी कह रहा था, ये भारतीय जनता पार्टी को छटाने का प्रयास था। जो मेरठ से प्रथम सीट दिया अब गया था, रपट गए तो हर गंगे, हमारे यहाँ कहावत है ब्रजेश जी प्रयागराज से, अनुपम जी भी जब रपट गए तो हर गंगे, ऐसा नहीं है कि कूदने गए थे। कार्यक्रम में बुलाते, पुष्कर जी आप कार्यक्रम में बुलाते हैं तो असहमति का स्वर भी ले लीजिए। आप ये क्यों बिल्कुल, अपेक्षा बिल्कुल। करते अरे हैं कि कैसी जो आपके बात दिल कर दिया, में- सहमति का जो स्वर आपके क्यों नहीं दिल में लेंगे? है, नहीं, जो आपके दिल में है, वही आपके बाहर से भी आएगी। तो नहीं, ये चीज तो नहीं होनी चाहिए ना। अब जब मैं आपके डिबेट में तो आज प्रथम बार नहीं आया हूं, तो ये बात आप मैं पहले से कह रहा था कि देखिए मेरठ के संदर्भ में ही ले लीजिए, वहां पे एडवोकेट का नाम आ रहा था प्रथम। आपके डिबेट में मैंने कम से कम सैकड़ों बार बोला कि वो दिल्ली कैंडिडेट है। तो समाजवादी पार्टी ने रणनीति उतारी कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कैंडिडेट कौन आने वाला है। वो अपने तरफ से कभी ए, कभी बी, कभी सी, इसकी तमाम मीडिया हाउसों से आलोचना होती भी रही। आप हम लोग रुचि वीरा को लेकर सोचे कितना आलोचना कर रहे थे, यहाँ पे तमाम लोग हर तरफ आलोचना हो रही थी। लेकिन वो एक स्ट्रेटजी थी, और वो उसमें भी मैं कह रहा था स्ट्रेटजी थी, और उसको अब सफलता मिली है। तो अब तो कम से कम इस बात को जरूर स्वीकार करना चाहिए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के इस दुर्ग में लड़ाई लड़ने में सफलता नहीं मिली थी पुष्कर जी। आपकी बात का इंडोर्समेंट खुद पंकज जी जो डेली इस शो को करते हैं, उन्होंने पहले दिन आपके साथ जब डिबेट 4 जून के बाद मौका मिला तो उन्होंने कहा कि राहुल जी लगातार राहुल जी मुझे नहीं लगता आप नहीं, यार नहीं, यदि इस नहीं, डिबेट नहीं, को ध्यान पुष्कर से भाई, सुन रहे पुष्कर हो भाई, तो आप ये ब्रजेश कह देंगे कि हम भाई, विपक्ष का पद नहीं लेते। ये आरोप यदि दत्ता जी लगाते तो फिर भी हाँ, मैं समझ वो- सकता था, लेकिन ब्रजेश ऐसा नहीं है भाई, कि हम विपक्ष ब्रजेश का भाई, वो नहीं आप- करते। ये तो ब्रजेश भाई आप शो में नहीं थे जब मैं पहली बार चुनाव के बाद इस शो में राहुल लाल के साथ आया था, तो मैंने हाँ। मैंने नोटिस नहीं किया था राहुल बैठे थे, लेकिन मैंने अपनी बात कहने के बाद जब राहुल को नोटिस किया तो मैंने कहा कि मैं इस मौके का फायदा उठा के ये भी कहना चाहता हूं कि चुनाव के दौरान राहुल लाल लगातार कह रहे बिल्कुल, थे बिल्कुल। कि भारतीय जनता पार्टी हार रही है, और मैं इस बात को मैंने ट्वीट भी किया है, और मैं राहुल लाल के सामने दोबारा कह रहा हूं कि मैं इस वोटिंग मिजाज को उस तरह नहीं समझ पाया जैसे राहुल ने समझा। ये बात एकदम देखिए, सही है। राहुल लेकिन जी लेकिन कम लेकिन से- लेकिन लेकिन अब लेकिन चूंकि राहुल कह रहे थे कि भाजपा हार रही है, भाजपा हार गई, तो साहब अब अगले चुनाव तक हमको राहुल लाल की सारी बातें सुननी अरे पड़ेगी। ऐसे कैसे होता है? ऐसी इतनी लंबी लंबी ये सारी मैं ये नहीं कह रहा, और मेरी बातों को मान लिया, ये नहीं कहीं से नहीं कहा अनुपम जी। अगले चुनाव तक यहाँ सपा का झंडा गाड़ के बैठ जाएंगे, पुष्कर आपको जी, देखना पड़ेगा। मैं आ रहा हूँ दत्ता साहब, आप पास आ रहा हूँ। नहीं आखिरी अनुपम जी, मैं ये कहीं से नहीं कह रहा, मैं तो केवल ये कह रहा हूँ कि देखिए हम लोग हर चुनाव कल का से हम पिछले लोग चुनाव के आंकड़े में समाजवादी देखते पार्टी का हैं, वो अच्छी झंडा बात लेके है। बात करें राहुल लाल से। मैं समाजवादी पार्टी का झंडा नहीं, वो समाजवादी पार्टी के नहीं है, अनुपम जी, प्लीज। वो जो स्थितियां दिख रही हैं, समाजवादी पार्टी का मैं दत्ता साहब आप पास आ रहा हूँ। शिवाजी सरकार से एक सवाल मैं ले लूं, जो मैंने अध्यक्ष वाला सवाल पूछा था अनुपम जी से भी, और भी पूछ रहा हूं, आपसे भी यही पूछ रहा हूं। ये लड़ाई अब बढ़ेगी दिन ब दिन, और मुझे टॉपिक ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि किस दिन क्या करना है। संघ ने आज ये कह दिया, अब नया नाम आएगा, फिर वो संघ की सहमत होगी कि नहीं होगी, इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। ये लड़ाई बड़ी होती जा रही है क्या? ये लड़ाई बड़ी हो सकती है। आप ये कहना कि लड़ाई बड़ी नहीं होगी, अभी पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है 24 तारीख से। 26 तारीख को स्पीकर का इलेक्शन है जी। उसमें कैसे क्या होगा आसानी से कहना मुश्किल है। टीडीपी ने वो सीट मांगा हुआ है, बीजेपी टीडीपी को वो सीट देना नहीं चाहती। टीडीपी का क्या रवैया होगा अभी पता नहीं, जेडीयू का क्या रवैया होगा पता नहीं। और इस बार उसको ये भी समझ लीजिए, इस बार जो है जिस विपक्ष की हम बात कर रहे हैं, विपक्ष जो है दम ठोक के उस स्पीकर की लड़ाई लड़ेगी, और डिप्टी स्पीकर की लड़ाई भी वो लड़ेगी। इस बार जो है पिछले हाउस के तरह नहीं होगा। दूसरी चीज, आपने पूछा कि प्रेसिडेंट कौन होगा। प्रक्रिया जो कुछ नाम आ रहे हैं वो जिस तरह से आ रहे हैं उस पर लोगों की सहमति होगी या नहीं, संघ की सहमति होगी या नहीं। और मुझे लगता है कि इस बार संघ की बिना सहमति के अगर वो प्रेसिडेंट बनाते हैं, अगर ये कोशिश होती है, कहीं ना कहीं ये कोशिश अभी है, तो आप जिस लड़ाई की बात कर रहे हैं वो लड़ाई बढ़ सकती है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार का सामान्य रूप से संघ और भाजपा के रिश्ते रहे हैं,
नोक-झोंक होती रही है, बातें होती रही हैं, फिर भी दोनों साथ कहीं न कहीं खड़े हो जाते हैं। इसलिए जो है मैं आखिर में समझता हूँ कि अभी जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, मैं नहीं समझता हूँ कि इस महीने वो करेंगे। उसके लिए ये जो सेशन हाउस का हो जाएगा, उसके बाद ही वो करेंगे। कोई जो उसमें जो रिसेस आएगा, बजट सेशन से पहले हो सकता है उसमें करें या बजट सेशन के बाद करें। हाँ, उनको अभी एक्सटेंशन जल्दबाजी 30 में जून मुझे तक का नहीं था शायद। वो तो बढ़ा सकते हैं, वो उनका वो तो कार्यकाल खैर बढ़ा जनवरी में दिया खत्म हो जाएगा, रहा था, उसमें कोई ऐसी चुनाव बात में नहीं है। निरंतरता को दूसरी लेकर एक कुछ 6 छोटी सी महीने का। चीज मैं कहना चाहूंगा, मैं एक चीज विपक्ष की बताऊं यहाँ पे। ये आ रहा हूं दत्ता साहब, राहुल आपको जी 2 मिनट दूंगा मैं पूरे। राहुल जी के कह रहे थे कि ये विपक्ष की जीत नहीं है। नहीं, मैं मानता हूँ ये विपक्ष की ही जीत है। उन्होंने जो नहीं, राहुल संविधान जी के नहीं, मुद्दा अनुपम जी उठाया, कह रहे थे। अनुपम जी कह सॉरी रहे थे। योगी, आई एम सॉरी, अनुपम जी सही। तो उसमें जो देखिए जिस तरह से इन्होंने लड़ा, 17 में से 12 सीटें वहां सिर्फ महिलाओं ने वोट दिए हैं विपक्ष को, बीजेपी को नहीं दिया है। और सबसे कम वोटिंग अगर महिलाओं की रही है तो साहिबाबाद और गाजियाबाद में रही। तो ये कई फैक्टर्स ऐसे हैं जो चीज है। और एक दो चीज और मैं कहना चाहूंगा, खास करके जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो काम किया बड़े साइलेंटली। सबसे बड़ी चीज जो रही है, ये जो ट्रैक्टर और गाड़ियों का, 10 साल की पुरानी ट्रैक्टर और गाड़ियों का जिस तरह से उठा ले जाने की चीजें चल रही हैं, उसने भी बीजेपी का काफी नुकसान पहुंचाया है। और वो इतने एरोगेंस है इसमें, टोल और इन इश्यूज पे बीजेपी कुछ सुनने वाली नहीं है। संघ भी उनका साथ देती है। ये संघ जब अगर उनका साथ देती रहेगी उनके अहंकार में और ये कहेगी कि जो भी वो कर रहे हैं ठीक है, तो मैं समझता हूं कि ये जो वोट ग्रेजुअली बीजेपी का कम हो रहा है, एसपी का और उनका जो बढ़ रहा है विपक्ष का, वो हर एक अगर उसका आप देखें उसी तरह से हर एक का जो वोट कम हो रहा है, ये अब उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ है। दूसरे राज्यों में भी अगर ये करेक्शंस नहीं करेंगे तो ये बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, दत्ता साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले आप बोलिए क्या इंटरवेंशन था आपका अध्यक्ष वाले पे और बाकी पैनलिस्ट के रिएक्शंस पे। देखिए, जहां बात आती है आपके स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को लेके, उस पे शिवाजी सरकार जी निश्चिंत रहे। स्पीकर भी ही एनडीए का ही बनेगा और डिप्टी स्पीकर भी एनडीए का ही बनेगा। विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद भी नहीं मिलेगा। मैंने और पहले बहुत कहा था, डिप्टी स्पीकर तो 15 दिन का उनका तो मिलना चाहिए। बहुत ही आराम से स्पीकर की नियुक्ति सबको भी पता होगी और है डिप्टी अगर स्पीकर वो की चला एनडीए में गया किस पार्टी का स्पीकर ना, बनेगा, यही है। तो फिर बहुमत साबित करना ही नहीं पड़ेगा। दोनों ही कंसेंसस के साथ, एनडीए के कंसेंसस के साथ आराम से ही दोनों पद एनडीए के पास ही रहेगा। इसलिए निश्चित रहिए आप, और इस पे आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब बात आती है अध्यक्ष को लेके, भाजपा के अध्यक्ष को लेके। बिल्कुल। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति जब भी होगी, चाहे वो 15 दिन बाद हो, चाहे वो 3 महीने बाद हो, या फिर चाहे वो 1 महीने बाद हो, उस पर संघ का भी छाप रहेगा और भारतीय जनता पार्टी का कोई कद्दावर नेता भी होगा और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होगा। आपस में बातचीत करके सबके राय लेके और संघ के राय लेके, नागपुर के राय लेके और बीजेपी के अंतर की समीक्षा करके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। इस पे किसी तरह का कंट्रोवर्सी होने वाला नहीं है। तीसरी बात यहाँ पे ये आती है कि मैं बेशक मानता हूँ कि कहीं ना कहीं पे लोग बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर कुछ जगहों पे खामियाजा भुगतना पड़ा और कहीं पे गलतियां रही हैं, खास करके यूपी, राजस्थान और हरियाणा के पक्ष में। उस पर जरूर समीक्षा होगा। मोदी जी के विदेश पे वापस आने के बाद ही इस पे बहुत ही एक सकारात्मक रूप से इस पे समीक्षा करके करेक्शन लिया जाएगा। और बात आती है यहाँ पे विपक्ष को ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। उसको एक्चुअली ये समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि 3 बार करारी हार क्यों हुआ है, उस पे ज्यादा समीक्षा करे तो विपक्ष के हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। हरियाणा और महाराष्ट्र की चुनाव जहां बात आती है, वहां पे हम लोग दम के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे भी चुनाव, ये भी मैं आज कह देता हूँ। और उसके लिए जो रणनीति तैयार करना होगा वो रणनीति भी तैयार होगा और बिल्कुल धरातल तक जाएगा वह संजय जी, रणनीति। ये भी बात जरूर है कि बीजेपी में जितने सारे बाहर से गयाराम आए थे, कांग्रेस से बहुत सारे ऐसे इंपोर्ट है जो बीजेपी में आए थे, जो चुनाव से पहले आए थे।
मैं समझता हूं कि ये प्रक्रिया तुरंत बंद होना चाहिए और इसको खत्म करना ये चाहिए। यहाँ पे नहीं बीजेपी कहिएगा, को कोई ये आवश्यकता जब नहीं है कि दूसरे पार्टी से लोगों को समीक्षा दिया 31 जाए। जुलाई से जो 2 समीक्षा अगस्त के हार बीच के बाद जो समीक्षा करते हैं आप लोग, ये समीक्षा थोड़ा समय को रहते कर लेते तो शायद ही नहीं होता। ब्रजेश जी प्रोग्राम खत्म हो रहा है। मुझे अभी सुना था, मुझे अभी याद आ गया। वो महाराष्ट्र की आप लोग बात कर रहे थे, शिवसेना की बात कर रहे थे, तो मैंने ठीक है दो चीजें बता दूं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 21 सीट लड़ी और उसमें से 9 जीती। इन्होंने जो 7 जीती हैं उसके लिए शायद ये केवल 12 सीट लड़ी। पहली बात, 15 सीटों पे उद्धव ठाकरे और शिंदे की शिवसेना का मुकाबला हुआ। 15 में से 8 सीटें शिंदे ने जीती और 7 सीटें उद्धव ठाकरे ने। पर सीट जो जीत का मार्जिन रहा है यहाँ पे, उद्धव की जो शिवसेना है उसका पर सीट जीत का मार्जिन 85,000 है और शिंदे की जीत का मार्जिन 1,10,000 है पर सीट। अनुपम जी कम सीटें लड़के ज्यादा वोट। अनुपम जी मुंबई के यार एक की बात नहीं कर रहा हूँ यार, एवरेज बता रहा हूँ। अभी इसका कोई मतलब है यार, मैं ओवरऑल एवरेज दे रहा हूँ, आप एक सीट बोल रहे हो, एक सीट बोल रहे हो, ओवरऑल एवरेज बता रहा हूँ। कम सीटें जीती गई है वहां पे चुनाव जो है, और आप अगर वहां पे शिवसेना शिंदे और उसका आप एवरेज देखिए दे रहे राहुल जी, वो ऑन एन एवरेज बात कर रहे थे। एक मिनट राहुल जी, ऑन एन एवरेज राहुल गांधी जिंदाबाद। अब मुझे अपनी बात कहने दो। देखो छोड़ दीजिए। एक बात क्यों? तब तो फिर मुझे बात तो कहने दो यार राहुल भाई, मुझे अपनी बात तो मेरी बात से तो मेरा इनका कम सीटें लड़के। अरे राहुल लाल, अपना सपा का या फिर कांग्रेस का सदस्यता ले लो। दत्ता जी ये गलत, ये वो नहीं, वो उन लोगों उन्होंने करेक्ट किया है ना। वो अनुपम जी ने भी लड़ाई लगवाई ली आखिरी में। नहीं, ये बात अनुपम जी और राहुल जी के बीच, राहुल जी के बीच में, राहुल जी का पॉइंट ठीक है, राहुल जी का पॉइंट ठीक है कि भाई तो उन्होंने माना उन्होंने एवरेज। मुझे अभी जब अरे राहुल भाई 2 मिनट चुप रहो, मुझे बात कर। जब शुरुआत हुई थी तो ब्रजेश बात कह रहे थे। अरे यार राहुल जी बहुत टाइम हो गया, पीसीआर मुझसे कह रहा है 9-10 हो गए। प्लीज अनुपम जी के साथ डिबेट में लंबे समय से रहा हूं, हम मुझे नहीं लग रहा कि ऐसी टिप्पणी उनको मेरे ऊपर समस्या तो आपके साथ भी होता है राहुल जी। अरे निष्पक्ष में तो बात नहीं कभी आप टीएमसी का लाइन लेते हो, कभी आप सपा का लाइन लेते हो, कभी आप कांग्रेस का लाइन लेते हो, कभी आप आरजेडी का लाइन लेते हो, कभी आप आम आदमी किसी को पार्टी क्या लगा नहीं लगा मुझे परवाह नहीं। मुझे परवाह नहीं, मैं परवाह नहीं। सुनो कौन से पार्टी पे है उसका खुलासा कर दो। अच्छा अनुपम जी 30 सेकंड में बात खत्म कर दीजिए आप। 30 सेकंड नहीं, मैं 15 सेकंड ले रहा हूं। मेरा सिर्फ ये कहना था कि शिवसेना, उद्धव शिवसेना और शिंदे शिवसेना को आप देखें, कम सीट लड़के ज्यादा उनका स्ट्राइक रेट है, कम सीट लड़के ज्यादा वोट है, कम सीट लड़के ज्यादा मार्जिन है। और जो फेस ऑफ हुआ है उद्धव और शिंदे के बीच में, 15 सीटों के फेस ऑफ पे 8 सीटें शिंदे ने जीती, 7 सीटें उद्धव ने। सिर्फ इतनी बात कर। लेकिन सबसे मजेदार चीज एक फिर भी मिला क्या एमओएस, मिला क्या शिंदे को एमओएस। वो लड़ाई चीज मैं जोड़ूंगा इसमें, भाजपा जो सबसे ताकतवर पार्टी थी और ऐसा बहुतों का मानना था 48 सीट भाजपा अपने दम पे लड़ती तो शायद 40 जीती, ये भाजपा वाले कह रहे थे। भाजपा 23 सीट लड़ी और भाजपा 9 सीट पे रही। 9 जीती, वो कांग्रेस शायद उद्धव से ज्यादा। दत्ता साहब आप जो कह रहे हैं ना कि अध्यक्ष पर छाप होगी, तो मैं राम माधव का एक बयान बता दूं, तब वो आरएसएस में थे, संगठन में मंत्री बना के भेजे नहीं गए थे। बोले आरएसएस किसी चीज में अंदर नहीं जाती है बीजेपी के, तो कम से कम। और आप जो बात कह रहे हैं ना, छाप रहे अच्छी रहे मगर नड्डा जी जैसी ना रहे, जो बता दे कि अटल जी का जमाना दूसरा था जब आरएसएस की जरूरत होती थी। मैं जब छाप की बात जब मैं कहता हूं, मैं छाप की बात बहुत ही एक होलिस्टिक दृष्टिकोण देके मैं कहता हूं। ये बात, छाप का मतलब ये नहीं है कि केवल आरएसएस का ठप्पा रहेगा इस पे, नहीं। छाप का मतलब होता है कि विचारधारा के साथ कितना ज्यादा अटल है और कितना वैचारिक रूप से कितना ज्यादा विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं। हर पार्टी में 2 धाराएं होती है, एक लिबरल धारा होती है, एक कंजर्वेटिव धारा होती है। अटल जी हर कोई जानते थे कि वो लिबरल धारा के थे और आडवाणी जी बहुत ही कंजर्वेटिव धारा के थे। आडवाणी जी को कहां पहुंचा दिया? आडवाणी जी को मत्था टिकवा दिया आज जिस तरह का सिचुएशन है देश का, अंतरराष्ट्रीय लेवल पे भौगोलिक सिचुएशन जिस तरह का है और देश के तरफ चारों तरफ
अंदर में भी और बाहर में भी जिस हिसाब से टुकड़े टुकड़े गैंग का जमावड़ा हो रहा है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के छत्र छाया मेरे के पास आज अंदर, टाइम कम है, उस पे दत्ता साहब आपको मैं ideologically जरूर बहुत ही एक कंजर्वेटिव टुकड़े गैंग पे तो बिल्कुल बहस होनी चाहिए। वाला राष्ट्रीय अध्यक्ष की जरूरत है, और उस दृष्टिकोण में सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए शिवाजी अगर राष्ट्रीय 10 अध्यक्ष बनाया सेकंड में आप कुछ बात कह पाए, अब ठीक है दत्ता साहब आपकी बात ले ली, 10 सेकंड में मैं बिल्कुल दत्ता साहब की बात को बिल्कुल सपोर्ट करता हूं। आरएसएस जो है इस वक्त जो है पावर में रहना चाहती है, और पावर में वो रहने के लिए हर कुछ करेगी जो भी बीजेपी को सूट करे या नहीं। ये बड़ा बयान था। बस धन्यवाद आप सभी दर्शकों का, राहुल जी आपका, दत्ता साहब आपका, शिवाजी आपका, अनुपम जी आपका और ब्रजेश जी आपका भी। तो कुल मिला के आपने देखा कि एक तरफ से जिस तरह से संघ अब बीजेपी पर दबाव बना रही है कि वो सीख दे रही है कि एकाधिकार करके मत चलिए, सबको साथ लेके चलिए। देखते हैं बीजेपी आगे क्या करती है। नमस्कार।